नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। उत्तराखंड के देहरादून स्थित विधानसभा में वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट 7 बिंदुओं पर आधारित है। वहीं बजट पेश होने के बाद सीएम धामी और वित्त मंत्री ने प्रेस वार्ता कर बजट पर विस्तार से जानकारी दी। मैं इस ऐतिहासिक बजट को प्रस्तुत करने के लिए वित्त मंत्री जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि विकसित और श्रेष्ठ उत्तराखंड का निर्माण हमारा जो विकल्प रही संकल्प है। मेरा मानना है कि ये बजट हमारी प्राथमिकताएं और हमारे संकल्पों को पूरा करने का पूरा विजन प्रस्तुत करता है और हमारी सरकार की जो अर्थ को लेकर, वित्त को लेकर जो रोड मैप है, जो भविष्य की योजनाएं हैं, उसको भी प्रस्तुत करता है। इस बार का जो आकार है वो 1 लाख को पार किया है, यानी 1,01,175 करोड़ 33 लाख का बजट का साइज इस बार है, जो पिछले बार 89,230.07 लाख करोड़ से 13% ज़्यादा है। तो वहीं विपक्ष की ओर से बजट को निराशाजनक बताया गया है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि पिछले बजट में जो वादे किए थे, ये बजट उसी पर आधारित है। इस बजट से केवल जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। बजट में जो वायदे किए थे उन वायदों की रिसाइकलिंग है और पुरानी बोतल नया शरबत पेश किया गया है। और देखिए कि जुमलों से, जादूगरी से जनता को गुमराह करने की कोशिश है। इसमें किसानों के फसलों के एमएसपी के बारे में और उनके जो रासायनिक खाद है, दवा है, रासायनिक खाद है, दवाएं हैं, कीटनाशक दवाएं हैं और जो फर्टिलाइजर है, डीजल है, इसमें कहीं इसका उल्लेख नहीं है। विधानसभा का बजट सत्र जारी है, तो वहीं सत्र के दौरान कांग्रेस पार्टी ने नियम 58 के तहत स्मार्ट मीटर का मुद्दा उठाया, जिसमें सभी विधायकों ने स्मार्ट मीटर को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की। वहीं इस पर संसदीय कार्य मंत्री ने जवाब दिया। हालांकि कांग्रेस के नेता जवाब से संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने वॉकआउट कर दिया। उनका कहना है कि सरकार जानबूझकर नया स्मार्ट मीटर लगाना चाहती है और आम लोगों पर बोझ डाल रही है। नहीं है, तभी हमने वॉकआउट किया है। हमने स्मार्ट मीटर को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की थी, क्योंकि अभी 5-7 साल पहले इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगे और उसमें करोड़ों रुपए हमारे उत्तराखंड के खर्च हुए। अब स्मार्ट मीटर के नाम पर प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं। उसमें उन्होंने सदन में एक बात और कही, लेकिन उसको बाद में बदल दिया गया। उन्होंने कहा ग्रामीण क्षेत्र में नहीं लगेंगे। फिर हमने कहा इसे दोबारा कोट करें, तो उन्होंने कहा कि ग्रामीण नहीं, पर्वतीय में नहीं लगेंगे। फिर उसका संशोधन करें कि जहाँ नेटवर्क नहीं आएगा वहाँ नहीं लगेंगे। देखिए, ये जनता के साथ धोखा है और मैंने उनको इसलिए कहा कि आप एक व्यापारी की तरह देख रहे हैं, क्योंकि जैसे व्यापारी लाभ की चीज देखता है, क्योंकि सरकार का काम लाभ ही देना नहीं, सुविधा देना भी है। और उनकी बात जवाब से हम संतुष्ट नहीं है, इसलिए हम सभी विधायकों ने वॉकआउट किया। देखिए, स्मार्ट मीटर का जो हमने मुद्दा उठाया था, स्मार्ट मीटर इन्होंने जनता को लूटने का एक नया रास्ता निकाला है। और अभी आपने एक प्रश्न किया था कि भाई पर्वतीय राज्यों में और मैदानी क्षेत्रों में अलग अलग क्यों। तो पर्वतीय क्षेत्र की बजाय अपेक्षाकृत मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षाएं ये सरकार करती आ रही है। और इसी अपेक्षा का एक जीता जागता सबूत ये भी है कि बिजली की 200 यूनिट मैदानी क्षेत्रों के लिए फ्री नहीं की गई, 200 यूनिट पर्वतीय क्षेत्रों के लिए और मैदानी क्षेत्र के लिए मात्र 100 यूनिट बिजली की इन्होंने फ्री की है।
यूसीसी लागू करते हैं, समान नागरिक संहिता लाते हैं, लेकिन समान अधिकार और समान दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के सभी लोगों को नहीं देख रही। अभी अभी संज्ञान में आया है कि भू कानून में भी जनपद हरिद्वार और उधम सिंह नगर के साथ भेदभाव किया गया है, और यह भेदभाव क्षेत्र की जनता, प्रदेश की जनता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। नहीं, कतई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। मैंने ही उनसे एक तकनीकी सवाल पूछा और उसका भी जवाब उन्होंने बिल्कुल नहीं दिया। पहली बात, वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि बिजली का बिल 28 दिन में आता है, जिसकी वजह से ये यूपीसीएल को प्रणाम है, डबल इंजन सरकार को प्रणाम है, साधुवाद है मेरा कि 12 महीने की जगह 13 महीने का बिल एक वर्ष में उपभोक्ता दे रहा है। और उसके साथ ही साथ मैंने तकनीकी तौर पे उपभोक्ताओं के जो अधिकार है उस पर इनसे एक विशेष प्रश्न पूछा कि जो उपभोक्ता के अधिकार में एक अधिनियम है कि अगर उसका मीटर ठीक चल रहा है तो जबरदस्ती करके उसका मीटर कोई उसकी रजामंदी के बिना नहीं लगा सकता है। इस पे सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अन्य भी सम्मानित जितने विधायक समेत नेता प्रतिपक्ष जी ने करारे सवाल और ज्वलंत जो विषय था ये स्मार्ट मीटर का, इस पे कड़े प्रश्न सरकार से पूछे, लेकिन सरकार पूरी तरीके से जवाब देने में असफल रही। झूठे आंकड़े उन्होंने पेश करे हैं और इस वजह से वहां पे वॉकआउट हुआ है और कांग्रेस पार्टी स्मार्ट मीटर का सड़क से सदन तक पूरा पुरजोर विरोध करेगी। विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष की ओर से स्मार्ट मीटर का मुद्दा उठाया गया, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सरकार का पक्ष रखा और कहा कि स्मार्ट मीटर को लेकर प्रदेश भर में भ्रामक प्रचार हो रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य में 15,87,000 स्मार्ट मीटर लगाएंगे, जिसकी अपडेट फोन पर मिलेगी। स्मार्ट मीटर पे भ्रामक प्रचार फैला रहा था। लगभग 13 माननीय सदस्यों के जो विपक्ष के थे, उनकी आशंकाओं को दूर करने का मैंने बहुत भरपूर प्रयास किया और आप देखिए उसके बावजूद, सारी बातें जानने के बावजूद वो बहिर्गमन कर गए। अब आप देखिए बार बार बोल रहे थे प्रीपेड मीटर लगा रहे हैं, जबकि नहीं है। ये जो मीटर लगेंगे ये कहते हैं जंप होंगे, मैंने कहा जंप नहीं करेंगे, मतलब मीटर की रीडिंग जंप हो जाएगी, मैंने वो नहीं होगा। इन्होंने कहा कि साहब वो जो है उसमें जो सामान्य लोगों उनको दिक्कत आएगी। हमने कहा कि उनको दिक्कत नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि जो हमारे जहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है वहाँ मीटर काम नहीं करेंगे। हमने कहा नेटवर्क जहाँ नहीं है वहाँ पे लगा ही नहीं रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये देशव्यापी कार्यक्रम है, पूरे देश भर में ये स्मार्ट मीटर लग रहे हैं। इनके खुद जहाँ ये सत्ता में है, चाहे वो कर्नाटक है, चाहे हिमाचल है या तेलंगाना है या अन्य राज्य हैं, वहाँ भी स्मार्ट मीटर लग रहे हैं। बीजेपी विधायक रेखा गुप्ता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण कर ली है। वो दिल्ली की चौथी महिला सीएम बनी हैं और इनसे पहले सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और हाल ही में आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री थीं। वहीं दिल्ली की सीएम बनने पर उन्हें लगातार बधाई दी जा रही है। मैं रेखा गुप्ता जी को बहुत बधाई देता हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में, और हमारी बहुत अनुभवी और लंबे समय से मैंने व्यक्तिगत रूप से भी हमने साथ में काम किया है। हम लोग युवा मोर्चा में भी साथी थे और उनके चुनाव के दौरान भी मैं उनके चुनाव क्षेत्र में भी गया था। मैं उनको बहुत बधाई देता हूं, उनके पूरे मंत्रिमंडल को बधाई देता हूं, दिल्ली वासियों को भी बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि नई सरकार मिली है और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आज पूरे देश के अंदर डबल इंजन की सरकारें बहुत तेज गति से विकास को आगे बढ़ा रही हैं, तो आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में दिल्ली की सरकार भी रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में तेजी से काम करेगी और बहुत सारे जो संकल्प हमारी पार्टी ने दिल्ली के लोगों के समक्ष रखे थे, दिल्ली के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है, मोदी जी के नेतृत्व में वहां सरकार बनी है। मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं देवभूमि उत्तराखंड की ओर से, सभी देवभूमि उत्तराखंड के नागरिकों की ओर से। 27 फरवरी को पीएम मोदी उत्तराखंड के दौरे पर आएंगे। इस पर मंत्री सतपाल महाराज ने खुशी जताई और कहा कि प्रधानमंत्री के आने से शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा मिलने के साथ श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में चार धाम शीतकालीन गद्दी स्थलों पर दर्शन पूजन करने पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उनका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। हमेशा जब वो उत्तराखंड आते हैं तो हमारे पर्यटन को चार चांद लग जाते हैं। तो इस समय उनका आना मुकबा में हो रहा है और चार धाम शीतकालीन यात्रा के अंतर्गत
यमुनोत्री खरसाली में 1107 व्यक्तियों ने दर्शन किए हैं। गंगोत्री मुखबा में 5080 लोगों ने दर्शन किए हैं। केदारनाथ ऊखीमठ में 14,336 लोगों ने दर्शन प्राप्त किए हैं और बद्रीनाथ पांडुकेश्वर में 15,766 लोगों ने दर्शन प्राप्त किए हैं। यह हमारी शीतकालीन यात्रा बहुत अच्छी रही। इसमें 36,289 श्रद्धालुओं ने दर्शन प्राप्त किए और अपने आप जीवन को कृतार्थ किया है। उत्तराखंड की अध्यात्म नगरी ऋषिकेश में 1 मार्च से 7 मार्च तक योग दिवस मनाया जाएगा। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि ऋषिकेश में योग दिवस मनाया जाना है, जिसमें योग की विधाओं में अच्छे शिक्षकों को बुलाया जाएगा। जा रहा है योग दिवस और उसके लिए हमारी तैयारियां ये हैं कि ऋषिकेश के अंदर ये आयोजित होगा और इसके लिए अच्छे हमारे जो योग के जो अलग अलग विधाओं के जो शिक्षक हैं, योगाचार्य हैं, उनको हमने आमंत्रित किया है कि अपनी अपनी पद्धति को जनता के आगे रखें और सिखाएं। इसमें हमने होटल्स को भी लिया है, उनसे भी हमने डिस्काउंट करने की बात की है और हम चाहते हैं कि आम आदमी योग को सीखे, योग के प्रति प्रेम बढ़े, तो उसके लिए भी हमने लोगों को आमंत्रित किया है और मैं समझता हूँ कि बड़े अच्छे रूप से ये योग का जो उत्सव है पूरा होगा और जो लोगों के जानकारी बढ़ाएगा योग के प्रति, और योग करेंगे तो निरोग रहेंगे। अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे लोगों को डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन गिरफ्तार कर वापस भेज रहा है, जिनमें भारत, मेक्सिको, सल्वाडोर, ब्राजील, कनाडा, कोलंबिया, इक्वाडोर जैसे देशों के नागरिक मुख्य रूप से शामिल हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने खुद अपने हाथों में बेड़ियां बांधकर विरोध किया और क्या कहा उन्होंने, सुनिए। हिंदुस्तान के लोगों को बेड़ी में बांधकर अमेरिका ने हिंदुस्तान भेजा और अन्य राष्ट्रों के लोग अपने प्लेन ले जाकर अपने यहाँ के लोगों को लेकर आए। हिंदुस्तान की सरकार मूक दर्शक बनकर देखती रही और हिंदुस्तान में लाकर भी पुलिस की गाड़ी से ले जा रहे हैं और बात कर रहे हैं कि अमेरिका की नीति है। तो अमेरिका की 10 साल से चढ़ा वंदना क्यों कर रहे हैं आप? अगर अमेरिका हिंदुस्तान को इस नजर से देखता है तो आप उसकी चढ़ा वंदना क्यों कर रहे हैं? उनकी आंखें खोलने के लिए बेड़ियां बांधकर मैं आज यहाँ विधानसभा सत्र में आया। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं 21 फरवरी से शुरू होंगी, तो वहीं बोर्ड परीक्षाओं के लिहाज से प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां पूरी हैं। इस पर जानकारी देते हुए हल्द्वानी सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि परीक्षाएं बोर्ड की 11 मार्च तक चलेंगी। इसके लिए नैनीताल जिले को 11 सेक्टर में बांटा गया है। बोर्ड परीक्षाओं को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और नकल विहीन संपन्न कराने के लिए अधिकारियों को भी निर्देश दिए जा चुके हैं। शिक्षा एवं परीक्षा परिषद रामनगर के द्वारा हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 21 फरवरी से प्रारंभ की जा रही हैं और जो 11 मार्च तक चलेंगी, उसके दृष्टिगत हमारे पूरे जनपद को 11 सेक्टर्स में बांटा गया है। सभी में सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। हमारे द्वारा और शिक्षा विभाग और पुलिस अधिकारियों के साथ सभी केंद्र व्यवस्थापकों की बैठक इसमें ली गई है और उनको परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष तरीके से उसकी शुचिता को बनाए रखते हुए नकल विहीन संपन्न कराने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जो हमारे परीक्षा केंद्र हैं उनके बाहर धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की प्रतिबंधात्मक आदेश भी निर्गत किए गए हैं। 21 फरवरी से परिषदीय परीक्षाएं यहाँ पर प्रारंभ हो रही हैं। हमारे सेंटर पर 290 इंटर के बच्चे हैं और 251 हाई स्कूल के स्टूडेंट पंजीकृत हैं और हमारी लगभग सारी तैयारियां हो ही गई हैं। सीटिंग प्लान वगैरह भी बन गया, सीटिंग भी हो गई है। बाकी हमने सुरक्षा के लिए पुलिस कर्मियों को भी बुला रखा है और ऑल ओवर जैसे हम लोग हर साल परिषदीय परीक्षाएं कराते हैं तो उस तरह से हमने सारी तैयारियां लगभग कर ली हैं। रुड़की में विजिलेंस टीम ने चकबंदी कानूनगो को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों काबू किया, जिससे तहसील कर्मचारियों में भी हड़कंप मचा हुआ है। जानकारी के अनुसार रुड़की तहसील चकबंदी में तैनात कानूनगो एक किसान से किसी काम के बदले रिश्वत मांग रहा था, जिसके बारे में जैसे ही विजिलेंस को जानकारी हुई तो उन्होंने मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए कानूनगो को गिरफ्तार कर लिया। कोई पटवारी था कानूनगो जो है ये 2000 रुपये लेता हुआ रिश्वत पकड़ा गया है। पता नहीं है, कोई गाँव का ही किसी काम से आया था, उसके लिए काफ़ी दिन से उसे फिरा रखा था। उसके लिए देहरादून से
तो पता चल ली। हाँ, पूछताछ चल रही है अंदर जो है ना इसमें। क्या नाम है इनका? केपी सिंह जो कानू को पकड़े गए हैं। हल्द्वानी में सफाई व्यवस्था को लेकर मेयर गजराज बिष्ट ने सफाई नायकों के साथ बैठक की और इस दौरान सभी सफाई नायकों से सुझाव भी लिए गए। साथ ही हल्द्वानी में सफाई व्यवस्था नियमित हो, इसके लिए प्रत्येक पार्षद के ऑफिस में बायोमेट्रिक लगाने का निर्देश दिया गया। पूर्व विधायकों की पेंशन वृद्धि को विधानसभा की मंजूरी मिलने के बाद पूर्व विधायकों की पेंशन अब 40,000 से बढ़कर 60,000 रुपए हो गई है, जिस पर डीडी हाट से बीजेपी एमएलए बिशन सिंह चुफाल का हास्यास्पद बयान सामने आया और कहा कि पूर्व विधायकों के कई खर्चों के कारण शायद कई बार आर्थिक तंगी इतनी हो जाती है कि वो सामान भी नहीं खरीद पाते और जनप्रतिनिधि होने के नाते पेंशन में वृद्धि उनका हक है। पूर्व विधायकों के यदि आप देखेंगे ना उनके हालात, वास्तव में उनका जो खर्चे हैं वो खर्चे उनके पेपर से लेकर मोबाइल से लेकर बहुत सारे खर्चे होते हैं। क्योंकि मैंने देखा कि पूर्व विधायक पहले एक जसवंत सिंह जी शुरू में देखो बीड़ी भी दूसरे से मांग के पीते थे। इस प्रकार से विधायकों के जो पूर्व विधायक उनके और काम तो कुछ कर नहीं सकते हैं और इसी पर निर्भर रहता है। जो पेंशन बढ़ा दी कोई ज़्यादा उसमें तो तब तो है नहीं, और बहुत उनको कूपन में के बारे में जो बता के कूपन में उनको पैसा दिया जाए और इसमें ज़्यादा कर्मचारी से इसे ले लेना चाहिए कि उनको हमारी पेंशन भी उनको है, तो उनका अधिकार है, उतना तो मिलना ही चाहिए उनको। खबर मसूरी से, जहां बारिश और बर्फबारी के बाद से तापमान में गिरावट है और इससे सर्दी भी बढ़ गई है। आपको बता दें कि ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का भी सहारा ले रहे हैं। वहीं पर्यटक इस खूबसूरत मौसम का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। फिलहाल मौसम विभाग ने 2 दिनों तक बारिश बर्फबारी की संभावना जताई है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।